Good evening. Welcome to today's current affairs session. And today I'm going to conduct analysis of the Hindu newspaper, and I'm going to discuss two important news which is there recently in the newspaper also, and that is the continuing news. है वो. One is with regard to the special. One is with regard to the special intensive revision. That is, the Election Commission of India has decided to conduct special intensive revision of the electoral rolls in the state of Bihar. स्टेट ऑफ बिहार में जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हैं वो नवंबर में आने वाले हैं, नवंबर 2025 के अंदर. एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट a special intensive revision for whole of the country, but they are going to start with the state of Bihar. Let us understand the constitutional legal basis, statutory basis of this exercise, and also understand the issues which are there in front of the Supreme Court. The petition was filed before the Supreme Court that this exercise is unconstitutional because the effect of this exercise basically will be large scale disenfranchisement of the voters. ठीक है, उनका वोटिंग राइट जा सकता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स डाइव इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ this particular topic. First of all, I will start with the PPT that I have prepared. Then I will be coming to this news. ठीक है, this is today's newspaper. You can see that it is written here that यहाँ पर क्या लिखा है, जुलाई 29. ठीक है, और हमें क्या है, न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही होती है उनके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई आर बिहार्स इलेक्टोरल रोल्स बीइंग रिवाइज्ड. इलेक्टोरल रोल क्यों रिवाइज किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. और मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड ड्यू टू डेथ एंड बहुत सारे मतलब ऐसी जो इलेक्टोरल रोल्स के अंदर जो वोटर लिस्ट के अंदर जो लोग इंक्लूडेड थे उसकी रिवीजन करना अब जरूरी हो गया, क्योंकि काफी लोग माइग्रेशन करके दूसरी स्टेट्स के अंदर फॉर वर्क जाते हैं, फॉर एजुकेशन जाते हैं. एंड हमारा जो लॉ है जो डील करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसकी प्रोविजंस क्या कहती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस क्या कहती हैं. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कंडक्ट अ रिवीजन एक्सरसाइज कि जो वो इलेक्टोरल रूल होता है ना, जो वोटर लिस्ट हम बोलते हैं, वोटर लिस्ट. जब हम इलेक्शन में वोट करने जाते हैं तो एक वोटर लिस्ट होती है. वोटर लिस्ट के अंदर जिन जिन लोगों का नेम इंक्लूड होता है, ओनली दोज पीपल आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट्स. if the name is not included in the electoral roll, or you can say the voter list, then that person is disenfranchised, means he or she cannot vote. तो अब इलेक्टोरल रोल के अंदर इंक्लूड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वहां के लोगों से कि भाई आप कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करिए. वो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जिसमें से ना तो वो आधार कार्ड मांग रहे हैं, ना ही वो आपका वोटर कार्ड मांग रहे हैं. वोटर कार्ड जो किसने इशू किया है, इलेक्शन कमीशन ने खुद ने इशू किया है. वो मतलब खुद के इशू किए हुए इलेक्शन जो वोटर कार्ड्स हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और ये मतलब जो बेसिक आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर कार्ड हो गया, इनको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, जिसमें से आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट. और बेसिकली ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी भी ये इलेक्टोरल रोल को रिवाइज नहीं किया है. इंडिया के अंदर 13 टाइम्स ये एक्सरसाइज हो चुकी है. अगर आप बिहार के अंदर बात करेंगे तो बिहार के अंदर ऑलरेडी 2003 के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो चुकी है. 2003 के अंदर भी बिहार के इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया गया था, उनको अपडेट किया गया था, और वोटर लिस्ट के अंदर जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नेम इंक्लूड किया गया था. अब फिर ये दोबारा से क्यों किया जा रहा है. दोबारा से उन्होंने बोला कि बहुत सारे बोगस नेम्स हो सकते हैं, इसके अंदर डुप्लीकेसी हो सकती है माइग्रेशन के कारण. सो दिस इज द मेन इशू. बट फिर ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों चली गई. जो ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल कर दी. उन्होंने बोला कि सर, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिवाइज कर रही है इलेक्टोरल रूल्स को, नो प्रॉब्लम, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर है और उसकी अथॉरिटी है. बट द पॉइंट इज, ये एक यूनिक रिवीजन है. यूनिक इन द सेंस they are asking for the proof of birth. They are asking for the proof of birth. Basically, who is entitled to vote, who is a citizen of India. So they are asking for a proof of birth. ठीक है, या फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर बर्थ का सर्टिफिकेट लेके आइए. पहले जितने भी रिवीजन हुई है उसके अंदर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा. इवन 2003 के अंदर जो बिहार के अंदर ये इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया गया था, उस टाइम पे भी बर्थ प्रूफ ऑफ बर्थ को नहीं मांगा गया था.
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो 2003 के अंदर इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज किए गए थे, उनके अंदर जिन लोगों का नाम आ गया है, हम उनसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्टोरल रोल 2003 वाला जो है, और सुप्रीम कोर्ट भी एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये क्लियर है कि इफ अ पर्सन नेम हैज बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, पहले अब वो एक्सरसाइज सेम आप उस बंदे से करवाओगे दोबारा डॉक्यूमेंट, तो वो तो भाई इन इटसेल्फ इट इज अ प्रिजम्पशन कि वो जो है वैलिड जो है वोट कर सकता है वैलिडली। इन्होंने बोला कि 2003 में जिनका नेम है इलेक्टोरल रोल्स के अंदर, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस एनुमरेशन फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। बट 2003 के बाद जितने भी लोग इंडिया के अंदर क्लेम करते हैं कि वी आर एलिजिबल टू वोट 18 ईयर से ऊपर, सो दे नीड टू सबमिट देयर प्रूफ ऑफ बर्थ। अब उन्होंने बोला सर ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, यू आर ट्रीटिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंटली, हाउ? 2003 से पहले जो लोग ऐड हो गए उनसे तो प्रूफ ऑफ बर्थ मांगा नहीं, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो। अब आप 2003 के बाद जो अब आप रिवीजन कर रहे हो, इनमें आप क्या मांग रहे हो? आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हो। और बिहार जैसी स्टेट हम जिसकी बात कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल विल हैव दीज डॉक्यूमेंट, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने लिस्ट पकड़ाई है। आधार तो सबके पास ही हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट हर किसी को चाहिए, तो वो तो इजीली है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी ये फर्स्ट पेज पे आपका ये जो न्यूज आई है, आप देख सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है फोकस इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन, like you have given the list of 11 documents, it will lead to mass exclusion, not inclusion. So even if those people who are the citizen of India, they will be disenfranchised, ठीक है, they will be disenfranchised. So I have covered this topic holistically so that you can understand every news with regard to it. I have covered the Election Commission of India, I have covered National Voter Day, I have आई हैव ट्राई टू टच ऑल दी पॉइंट्स जितने भी इस न्यूज के अंदर कवर हो सकते हैं, बिकॉज ये जो आपका एग्जाम है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो न्यूज में आ रहा है सिर्फ वही कवर होगा, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स कनेक्टेड हैं वो सब अराइज हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस से नहीं रिलेशन है, नहीं उससे कोई रिलेशन नहीं है। वाई आर बिहार इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स बीइंग रिवाइज्ड? The Election Commission of India has initiated a special intensive revision of the electoral rolls in Bihar ahead of the upcoming legislative elections. November 2025 के अंदर ये elections आएंगे। आप आगे देखिए, what is an electoral roll? Electoral roll क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, it is a voter list. ये क्या होता है? वोटर लिस्ट है, जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं वो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज रेगुलेटेड बाय विच लॉ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ये लॉ का नेम भी याद रखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। लोगों के नुमाइंदे, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स। हम इलेक्शन जब होते हैं हम चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इस लॉ का भी नाम है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। इसके अंदर इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अगर हम बात करें, तो हम लीगल बेसिस की बात करें, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आर्टिकल कौन सा है? 324। आप प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए। 324 जो है आर्टिकल, इट डील्स विद इलेक्शन कमीशन। ये किससे डील करता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है। बाय द वे, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? गणेश कुमार, ठीक है, गणेश कुमार। टोटल देयर आर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, वन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर आर द इलेक्शन कमिश्नर्स। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का नेम बताइए। विवेक जोशी, ठीक है, एक का नाम है, क्या है? विवेक जोशी। एंड एक जो आपके पंजाब के हैं, क्या नाम उनका? सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू। एंड जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है गणेश कुमार, ठीक है, गणेश कुमार। तो आर्टिकल 324 को आपको याद रखना है। पेपर में अगर आपको एग्जाम में आएगा विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन, बताइए कौन सा आर्टिकल टिक करके आएंगे? आर्टिकल 324। नाउ लेट्स रीड इट केयरफुली, बिकॉज इसमें मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा था और वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द सुप्रीटेंडेंस, देखो कौन कौन सी पावर इलेक्शन कमीशन है? सुप्रीटेंडेंस, और कौन सा? डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस टू द, क्या लिखा है यहाँ पर? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स शेल वेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। अब इसमें अभी इसको आगे जाके भी डिटेल में देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑफ
फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, और कोई है बताइए? स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कंडक्ट करवाती, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। स्टेट लेजिस्लेचर, पंजाब, जैसे पंजाब की विधानसभा, तो इसके इलेक्शन कमीशन करवाएगी या स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी? वेरी गुड, इलेक्शन कमीशन करवाएगी। तो आप याद रखिए, इलेक्शन कमीशन 4 अथॉरिटीज के इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। एक होती है पार्लियामेंट, जिसको हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, लोकसभा वाले इलेक्शंस, ठीक है। सेकंड इज द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब स्टेट्स के तो अलग अलग इलेक्शन होते रहते हैं, नो डाउट। अब वो जो पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, वन नेशन वन इलेक्शन, वो तो कह रहे हैं कि अब एक साथ करवाएंगे, जब वो इंप्लीमेंट होगी वी विल सी। बट अभी तो डिफरेंट डेट्स के ऊपर अलग अलग इलेक्शन आपको पता है इंडिया में होते रहते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक हमने 2-3 डेज बैक हमने ये किया था, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन का रोल है। तो आप याद रखिए कि आज इस बार आपके जो एग्जाम के अंदर टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया, उसके ऊपर हमने टोटल टॉपिक डिस्कस किया था उसको। एंड ये जो टॉपिक है ना आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन इन द लीगल सेक्शन फ्रॉम दिस टॉपिक, क्योंकि आई विल शो यू कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ये बिल्कुल आपका जो लीगल का जो बनता है ना पैसेज, उसके अंदर लीगल के पॉइंट्स और उसके बाद आपको फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है, ये बिल्कुल सेम बनेगा। मैंने वो यहाँ पर शो भी किया, अभी आपको दिखाऊंगा। तो आप समझ गए कौन सा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन स्टेट सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए पेपर में कि आर्टिकल 326, अच्छा ये बताइए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से कौन सा आर्टिकल डील करता है? राइट टू वोट। आर्टिकल 326 कौन सा? आर्टिकल 326 गिव्स यू द राइट टू वोट, राइट टू वोट, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं हम। तो 326 provides that every citizen who is not less than 18 years of age, कितनी मिनिमम एज चाहिए? 18 years of age shall be entitled to be registered as voter. It guarantees universal adult franchise allowing citizens aged 18 and above to vote unless that person is disqualified by law due to या तो उसकी क्या है, क्रिमिनल कन्विक्शन हुई हो, चाहे वो 18 साल से ऊपर, अगर उसकी कन्विक्शन है वो जेल में है, तो उसके पास कोई राइट टू वोट नहीं है। देन अनसाउंड माइंड का है, तब भी उसके पास राइट टू वोट नहीं है। और कुछ ऑफेंसेस हैं जिनमें अगर वो कन्विक्ट हुआ, करप्शन एंड ऑल दैट, तब भी उसके पास राइट टू वोट नहीं है। नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 326। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18? 21 टू 18, पहले 21 साल थी ना राइट वोटिंग की एज, फिर 18 कर दी गई। पहले आपको 3 साल और वेट करना पड़ना था, अब आप जल्दी वोट करने के लिए एंटाइटल्ड हो 18 साल के। तो बताइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी? यस, वेरी गुड। आप नोट डाउन करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 years. So you have to write 61st constitutional amendment, 61st constitutional amendment 1988. It was in the year 1988 when the constitution was amended and article 326 के अंदर 21 से 18 कर दी गई। क्लियर, मूविंग अहेड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की कुछ सेक्शंस देख लेते हैं हम। सेक्शन 16 क्या प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का? दैट नॉन सिटीजन फ्रॉम बीइंग डिस्क्वालीफाई करता है। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन क्या मांग रही है? प्रूफ ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ बर्थ मांग रही है कि आप भारत के सिटीजन हो भी या नहीं हो। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बट वो कह रहे हैं आधार नहीं हम मानते। तो ये सेक्शन 16 कहता है कि नॉन सिटीजन जो है वो एंटाइटल नहीं है वोट करने के लिए। नहीं, ऐसा गलत है। आधार इज नॉट द प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, ये तो कोर्ट की भी जजमेंट्स कहती हैं। आधार इज नॉट द प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, ठीक है। आधार इज योर आइडेंटिटी, इट इज द प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी कि आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या, मदर, बस ये आपके बायोमेट्रिक्स क्या हैं, आप वही इंसान हो या नहीं हो। इट इज द प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी, इट इज नॉट द प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। देन सेक्शन 19 क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट? कहता है
mandates that a person must be 18 years old and an ordinary resident in the, अब पॉइंट यहीं पे सारा मुद्दा जो है यहीं पे है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक तो 18 साल के हो और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अब लाइक यहाँ पर हमारा, जहाँ पर आपका रेजिडेंस जहाँ पर भी है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यू आर एलिजिबल इफ यू आर 18 ईयर्स, ठीक है, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो। बट द पॉइंट इज ओनली रेजिडेंस मेक्स यू एलिजिबल, या फिर यू मस्ट बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक होता है रेजिडेंस, घर है बंदे का वहां पर, तो सिर्फ घर अपने आप में होना क्या उस बंदे को एलिजिबल करता है वोट करने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ठीक है। वहां पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए वो इंसान। और ऐसा भी नहीं है कि उस बंदे का वहां घर है बट वो वहां से टेम्परेरीली एब्सेंट है, टेम्परेरीली कहीं मान लो दूसरी स्टेट में, टेम्परेरीली, आई एम नॉट सेइंग परमानेंटली। तो क्या रेजिडेंस होने के बावजूद, क्योंकि आप बोलो कि रेजिडेंस होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, घर होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, वो बंदा वहां पर क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी मतलब उसकी वहां पर रहने की इंटेंशन होनी चाहिए, हालांकि वो पढ़ने के लिए कहीं और भी क्या हो, चाहे वर्क करने के लिए, जैसे सीजन होता है, कुछ माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो बिहार जैसी ऐसी स्टेट से दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, वो तो टेम्परेरी पीरियड के लिए जाते हैं ना, बट उनकी इंटेंशन कहाँ होती है रहने के लिए, क्या वो यहाँ अपना घर बनाते हैं, यहाँ पर तो वो कहाँ रेंट पे रहते हैं और जाते अल्टीमेटली वहीं पे हैं। समझ में आई बात या नहीं? तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसको बोलते हैं। ये टू वे से उसको डील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपना घर होना वहां पर वो पर्याप्त नहीं है, तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी ने घर बाय कर लिया तो वो सफिशिएंट नहीं है वोट करने के लिए। और वो उल्टा ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एब्सेंट होना अपने आप में, वहां से एब्सेंट होना, ये भी उसको डिसएंटाइटल नहीं करेगा। मतलब थोड़े टाइम के लिए एब्सेंट है तो इट डजंट मैटर, ठीक है, अगर उसकी परमानेंट इंटेंशन वहां रहने की है तो ही इज स्टिल एंटाइटल्ड टू वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पर हो गया, ये सेक्शन 19 हो गया हमारा, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट। देन सेक्शन, तो यही आपको आएगा वहां पर एग्जाम के अंदर, आपको यही आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डील्स विद द इलेक्शन लॉज एंड सेक्शन 16 सेज दिस, सेक्शन 19 सेज दिस, एंड वो फैक्ट्स दे देंगे आपको कि राम लिव्स इन स्टेट ऑफ एक्स, ठीक है, he has a residence there, फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंस को भी वो एक्सप्लेन करेंगे पैसेज के अंदर, देन फाइनली यू विल हैव टू अप्लाई, ठीक है। देन सेक्शन 20 देखिए, सेक्शन 20 डिफाइंस, क्या कह रहा है ये, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को डिफाइन करता है ये, एंड क्लैरिफाइज दैट मेयर ओनरशिप ऑफ अ हाउस डज नॉट काउंट द ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नहीं माना जाएगा, बट टेम्परेरी एब्सेंट डज नॉट निगेट, और ना ही एब्सेंस को, एब्सेंस होना अपने आप में निगेशन है, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो दोनों साइड से पकड़ रहे हैं ये, है ना, इसको और डिस्कस करते हैं अभी। Then moving ahead, then अच्छा, what is special revision of electoral rolls? ये क्या है special revision? Special intensive revision is a focused, क्या है, time bound, ये क्या करेंगे, house to house voters verification process है, घर घर जाके conducted by the BLO, booth level officer। अभी थोड़े दिन पहले मैं बीएलओ के पास, मुझे कुछ काम था तो मुझे विजिट करना पड़ा, तो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, तो ये जाके घर घर जाके क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे टू अपडेट एंड करेक्ट द इलेक्टोरल रोल्स बिफोर द मेजर इलेक्शंस। इट इंश्योर्स दैट द वोटर लिस्ट इज accurate, inclusive and free from discrepancies by allowing new registration, deletions and modifications. Then exercise conducted by the election commission to verify, correct and update the list of eligible voters outside the रेगुलर, तो ये अपडेट करने वाली एक एक्सरसाइज है। सेक्शन 21 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अब आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 324 along with section 21 of the representation of people act, because it empowers, देखो ये पावर दे रहा है किसको, इलेक्शन कमीशन को, टू अंडरटेक अ स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एट एनी टाइम साइटिंग रीजंस इन राइटिंग। तो 324 में इलेक्शन कमीशन की पावर है और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसको स्पेशल रिवीजन करने की पावर दे रहा है। नाउ मूविंग अहेड, तो अब आप देखिए कि ये रिवीजन जो होती है ये चार तरह की होती है। एक तो हम जो देख रहे हैं वो कौन सी है, इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन में क्या है कि 100% डोर टू डोर वेरिफिकेशन है, 100% डोर टू डोर वेरिफिकेशन। एक दूसरे टाइप की रिवीजन होती है जिसको क्या बोलते हैं, ये नॉर्मली हर बार करते हैं वो, समरी रिवीजन नॉर्मली हर बार करते हैं, एक ड्राफ्ट निकालते हैं वोटर लिस्ट, उसमें से अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि सर मेरा नाम नहीं आया, सर मेरा नाम गलत आ गया, कुछ आ गया, तो वो समरी रिवीजन होती है, उसमें वो ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगते कि लेके आओ। तो ये समरी रिवीजन है, ये एनुअल प्रोसेस है, ये अपडेट करने के लिए होता है, एंड क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जो है वो विदाउट वेरिफिकेशन फाइल हो सकती है। आई बात समझ या नहीं? इसमें तो बिल्कुल प्रॉपर है, इसमें तो आपको, और एक है पार्टली इंटेंसिव एंड पार्टली समरी।
तो मिक्स्ड अप्रोच है, एग्जिस्टिंग रोल्स भी पब्लिश किया जाता है, ड्राफ्ट भी पब्लिश किया जाता है, ये भी हो गया हमारा। देन स्पेशल रिवीजन डन व्हेन रूटीन अपडेट्स आर डीम्ड इनसफिशिएंट एंड कैन बी अटैच्ड टू द अदर मेथड्स। तो ये स्पेशल टाइप की रिवीजन होती है जो हम देख रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, आगे देख सकते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करंटली बिहार एक्सरसाइज नॉट डिफाइंड इन इलेक्टोरल रूल्स। तो ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि देखो चार तरह की है, इंटेंसिव रिवीजन, समरी रिवीजन, पार्टली इंटेंसिव, पार्टली समरी एंड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कहीं भी लिखी ही नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसमें आप प्रूफ ऑफ बर्थ मांग रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, फिर नहीं मिलेगा तो फिर आगे देखते हैं लीगल बेसिस क्या है। द टर्म इंटेंसिव इज नॉट मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड रूल्स डू नॉट डिफाइन इट क्लियरली। ये क्लियरली डिफाइन ही नहीं करता कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इलेक्शन कमीशन क्या क्या मांग सकती है, कौन से प्रूफ मांग सकती है, ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो इससे डाउट रेज होता है अबाउट द स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ द दिस एक्सरसाइज, कि कोई लॉ ही नहीं है जिसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रही है। हाँ, सेक्शन 21 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, जो कि पावर दे रहा है कि रिवीजन कर लो, बट द थिंग इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तो कहीं भी बात नहीं है। देन व्हाई हैज एन एसआईआर बीन इनिशिएटेड। तो ये लास्ट एंड एडिशन डिलीशन हमने देख लिया, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है। अच्छा, ये क्वालिफाइंग डेट बताओ, क्वालिफाइंग डेट क्या है? क्वालिफाइंग डेट है 1 जुलाई 2025 से पहले पहले जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो अपने आप को एन्यूमरेशन फॉर्म में अपना नेम लिखें, अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके आए, और हम उनको इलेक्टोरल लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। तो डेट आपको याद रखनी है 1 जुलाई 2025। ओके, नाउ मूविंग अहेड। ECI बिगिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये हमने देख लिया है। 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू वोट भी हमने देख लिया है कि सिटीजन होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, एंड 18 साल का कब होना चाहिए? ऑन द क्वालिफाइंग डेट। तो मुझे बताइए इस बार क्वालिफाइंग डेट कौन सी है इसमें? 2025। और वो बंदा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए, वो क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं हुई होनी चाहिए उसकी। तो आप मुझे बताओ, है ना, करप्शन वाले, तो आप मुझे बताओ ऐसा लॉ का पैसेज बन सकता है कि नहीं बन सकता? और फिर वो एक नीचे फैक्ट्स दे देंगे। देन 324 भी हमने कर लिया। लास्ट रिवीजन बिहार के अंदर हुई थी 2003 के अंदर, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये बताइए कि ये की क्यों जाती है? यहाँ पर लिखा है मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल, क्योंकि अगर उसमें डुप्लीकेसी हो रखी है तो फिर इलेक्टोरल रोल की इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करोगे? सो यहाँ पर लिखा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने। दूसरी बात, उसका मेन पर्पस क्या होता है रिवीजन का? टू इंश्योर दैट ऑल एलिजिबल सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द, जितने भी एलिजिबल हैं उनको ऐड करो ना फिर वोटर लिस्ट के अंदर, एंड नो एलिजिबल वोटर, और जितने भी एलिजिबल हैं उनको एक्सक्लूड नहीं करना है आपको। इसका मेन पर्पस है जितने एलिजिबल है उनको इंक्लूड करना है, और जितने एलिजिबल है उनको एक्सक्लूड नहीं करना है, और जो नॉन एलिजिबल है, जो इनएलिजिबल है, उनको उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। इसका यही मेन पर्पस होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर। अच्छा, प्रॉज क्या है इसके? अच्छा, इसका फायदा क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फायदे क्या है? फायदे आप देख सकते हैं कि एलिमिनेट करेगा डुप्लीकेट एंट्रीज, इनएलिजिबल वोटर्स को निकाल देगा, एंड इंश्योर करेगा कि सिर्फ सिटीजन ही वोट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जो नॉन सिटीजन है वो भी, जैसे अब माइग्रेंट्स बहुत सारे हैं, बांग्लादेश से आ गए, म्यांमार से उधर से आ गए, तो वो भी वोट कर रहे हैं, तो वो वोटिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। तो इसके ये फायदा है कि नहीं, बोलो यस और नो। देन आधार को राइटली, आधार को ये कह रहे हैं कि राइटली एक्सक्लूड किया गया बिकॉज आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज अ प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। बट अभी आज सुप्रीम कोर्ट की जो आ रही है, हियरिंग हो रही है, वहां सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? क्या बोला? वोटर कार्ड, आधार should be accepted as identity documents in the Bihar. Court says responding to the election commission argument, election commission ने बोला सर ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो, हाँ जी, देखो यही तो कह रही है इलेक्शन कमीशन कि फॉल्सिफाइड है, फॉर्ज्ड है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बन भी सकता है। तो फिर आगे से कोर्ट का जवाब है कि ऐसे तो कोई भी डॉक्यूमेंट जाली बन सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्सिफाई हो सकता है। तो आप केस टू केस डिसाइड करो ना, आप सीधा ही बोलो कि सारे आधार कार्ड हम नहीं मान रहे। वो तो कह रहे हैं आप केस टू केस डिसाइड करो, क्योंकि कोर्ट देखो, द पॉइंट है, अगर इस एक्सरसाइज के अंदर ऑपोजिशन मेंबर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका यही कहना है कि सर इससे तो 40-50% जो बिहार के वोटर्स हैं वो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, एंड सर ये तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आर्टिकल 326 के अंदर हमने पढ़ा यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज। तो फिर इसलिए कोर्ट का क्या कहना है, जस्ट सेज दैट पब्लिक, ये कोर्ट का कहना है दैट, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मास इंक्लूजन एंड नॉट एंड मास एक्सक्लूजन शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्सरसाइज। भाई इंक्लूजन आपका मेन कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, ना कि एक्सक्लूजन होना चाहिए, ये इन्होंने बात करी। देन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को रेजिस्ट किया, उन्होंने बोला कि
कोर्ट का सजेशन सेइंग आधार एंड वोटर कार्ड एंड राशन कार्ड शुड बी फोर्ज्ड इजीली। तो उन्होंने बोला कि सर इलेक्शन कमीशन बोला ये तो इजीली फॉर्ज हो जाते हैं। देन जुलाई 10 को द टॉप कोर्ट हैज आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन टू कंसीडर दीस 3 डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज दिस विल लीड टू दी मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। मास बहुत हाई लेवल पे डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगी। देन उसके बाद फिर ये वही बात उन्होंने बोला कि ऑथेंटिसिटी क्या है सर इनकी एंड ऑल दैट। उन्होंने बोला कि भाई जस्टिस कांत है, उन्होंने बोला कि देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ आधार हैज अ सिस्टम ऑफ बीइंग ऑथेंटिकेटेड। आधार को ऑथेंटिकेट करने का सिस्टम तो है, तो देयर इज अ प्रिजम्पशन कि आधार क्या होता है, फॉर्ज नहीं होता। प्रिजम्पशन है कि आधार एक करेक्टनेस के बारे में प्रिजम्पशन है कि आधार ठीक है, करेक्ट है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अब क्या होगा कि एनुमरेशन एक्सरसाइज के बाद एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी इलेक्शन कमीशन। ड्राफ्ट होता है कच्चा सा एक ढांचा जिसमें जिन जिन के नाम इंक्लूड हो गए वो तो चलो है ही है, जिनके नहीं हुए फिर वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे हमारा नाम नहीं आया। तो ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि सर हम डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे। उन्होंने बोला आपने लिखे तो हैं 11 डॉक्यूमेंट, ये लेके आओ। कह रहे सर एनुमरेशन फॉर्म भरना है बस, हम डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे। बट द पॉइंट इज डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, सिर्फ ड्राफ्ट निकालने के लिए। जब ड्राफ्ट निकल आया उसके बाद जिनका नाम नहीं आएगा तो फिर वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, तो उनसे क्या मांगेंगे ये डॉक्यूमेंट्स। बट आगे ये कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं द पिटिशनर दैट पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट वुड नॉट श्रिंक द पावर्स ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट कह रहा है, तो पिटिशनर जिन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज ने फाइल करी है, तो पिटिशनर ने बोला कि सर अगर आप इनको ड्राफ्ट निकालने दे रहे हो आप बिना आधार एक्सेप्ट किए, तो सर फिर ऐसे तो काफी लोग वो हो जाएंगे, ड्राफ्ट निकल आएगा तो क्या करेंगे। कोर्ट ने बोला ड्राफ्ट आ गया तो कौन सी तोप चल जाएगी। तो यहाँ लिखा है अगर ड्राफ्ट आ भी गया इट विल नॉट श्रिंक द पावर्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की पावर थोड़ी खत्म हो जाएगी। कोर्ट कैन ओवरटर्न एनी डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कोर्ट ड्राफ्ट को ही खारिज कर देगा कि ये ड्राफ्ट ही आपका क्या है, गलत है। तो उन्होंने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। एंड सीनियर लॉयर जो है उन्होंने बोला पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट वुड लीव एटलीस्ट 4.5 करोड़ पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रूल्स, द बर्डन वुड बी ट्रांसफर्ड ऑन टू द पीपल टू प्रूव देयर सिटीजनशिप, वो प्रूव करें कि वो कौन है, सिटीजन है, ऐसा चला जाएगा। तो ये न्यूज जो है हमारी ये काम की है। और ये मतलब मैं आपको ये मैं जो मैंने पीडीएफ बनाई उसके अंदर मैंने बोला कि इसके फायदे क्या हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर वैसे इसको सपोर्ट किया गया है कि आधार को नहीं एक्सेप्ट किया गया, बट आधार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिकॉज हर किसी के पास वहां पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अभी मैंने एक पढ़ी थी एक न्यूज, मैंने एक न्यूज पढ़ी जहां पर बीएलओ के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है, उनमें से सिर्फ एक बंदे के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट निकला, बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं है। क्या करोगे। रिलायंस ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक कास्ट सर्टिफिकेट फैमिली रजिस्टर। तो ये मतलब कह रहे हैं कि ये लीगली साउंड है, ये डॉक्यूमेंट्स मांग रही है ना इलेक्शन कमीशन। देन आगे देखिए चैलेंज एसोसिएटेड विद स्पेशल चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि भाई 8 करोड़ वोटर्स हैं बिहार के, इन सबसे आप डॉक्यूमेंट मांगोगे 8 करोड़, इट इज अ ह्यूमंगस टास्क। क्या है ये, ह्यूमंगस, बहुत बड़ा टास्क है। एंड ओनली फ्यू पर्सन हैज अ, क्या लिखा है यहाँ पर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स दैट द इलेक्शन कमीशन हैज लिस्टेड। सिर्फ बहुत ही कम लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। देन नहीं नहीं और है उनमें से कोई, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 11 कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। नो सर, ये क्या है, नो सर प्लीज, द की ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द स्पेशल इंटेंसिव रिलीजन। क्या की ऑब्जेक्शन है कि सर 20 to 30 मिलियन पीपल मे लैक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। देन एक्सक्लूजन ऑफ द डॉक्यूमेंट, सर ये डॉक्यूमेंट तो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, आधार कार्ड राशन कार्ड ये सारे। लैक ऑफ प्रायर कंसल्टेशन, सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन ने कंसल्ट नहीं किया। एक्सरसाइज कंडक्टेड जस्ट, कितने इलेक्शन को नवंबर में होने 4-6 मंथ्स पहले किया, वैसे हिस्टोरिकली 2-3 साल पहले होती है ये। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करवाने की जरूरत है आपको। इसका मतलब आप इलेक्शन के रिजल्ट टिल्ट करवाना चाहते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में। देन अनरियलिस्टिक 30 डेज टाइमलाइन दी कि 30 डेज के अंदर अपनी एनुमरेशन फॉर्म फिल करो। इतने बड़े, इतना ह्यूमंगस टास्क है ये, 30 डेज के अंदर कैसे हो जाएगा। ठीक है, हाँ वही तो है। देन प्रूफ ऑफ बर्थ एंड, अब प्रूफ ऑफ बर्थ क्या मांग रहे हैं देखो आप। तो अगर प्रूफ ऑफ बर्थ में मांग रहे हैं, अगर उस बंदे का इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम नहीं था 2003 के, अब वो चाहता है कि मेरा नेम इलेक्टोरल रोल के अंदर आए, तो उसको बर्थ प्रूफ लेके आना पड़ेगा। उसमें अगर उसकी बर्थ हुआ है 1987 से पहले, तो ही मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ देयर ओन डेट और प्लेस ऑफ बर्थ। अपने, बस अपने, अपना बर्थ डेट कोई सर्टिफिकेट लेके आए जिसमें उसकी बर्थ डेट हो, तो उससे काम चल जाएगा। बट अगर उसका जन्म जुलाई 1987 से लेके, तो ये देखो आपको ये लीगल में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका। ऐसे आपको आएंगे कि दीज आर द रिक्वायरमेंट, इसका जन्म हुआ है यहाँ तक, आया भी हुआ एक बार, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एक बार ये सॉल्व कर लो, देन आई विल शो यू द, एक बार आया था बिल्कुल सेम एज इट इज ही था वो। बॉर्न अगर वो 1 जुलाई 1987 से हुआ है एंड 2004 तक, तो मस्ट फर्निश प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ अपना और अपने दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट का भी बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए। अपना तो लाए ही लाए,
अपने पेरेंट्स का भी किसी का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए, और जो 2004 के बाद पैदा अपना भी लेके आए, दोनों पेरेंट्स का लेके आए बर्थ सर्टिफिकेट। वहां पर तो रीजनल पार्टी है ना, नीतीश कुमार की वो है पार्टी। कौन सी है नीतीश कुमार की? कौन सी है नीतीश कुमार की पार्टी? जनता दल यूनाइटेड है, कौन सी है? देख लेना आप कौन सी है। डिस्पाइट लार्ज मैन पावर डिप्लॉयमेंट द स्केल ऑफ द एक्सरसाइजेस, ये एक्सरसाइज इतनी बढ़िया कि यहाँ पर भी एरर्स और इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो हो ही सकते हैं। ठीक है, मूविंग एट कंसर्न्स विद द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो कंसर्न ये है कि आप आधार को एक्सक्लूड कर रहे हो। दूसरी बात, उसके बाद आपका ये क्या कहना है इलेक्शन कमीशन का कि ऑर्डिनरी कौन सा है? जनता दल यूनाइटेड। तो ये ना क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई ये आधार को एक्सक्लूड कर दिया, आधार को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ पर ये बात करें कि सर इलेक्शन कमीशन अपनी अप्रोच को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इलेक्शन कमीशन का ये क्या कह रहा है कि कुछ लोग माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले गए हैं, उनको हम एक्सक्लूड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 2023 के अंदर एक प्रपोजल दिया था कि हम रिमोट वोटिंग करवाएंगे, कि जो लोग दूसरी स्टेट्स में भी बेचारे काम करने हैं वहीं से वोट कर लें। तो अब आप कह रहे हो, पहले आप कह रहे हो वहां से वोट करवा लेंगे, अब कह रहे हो कि जो वहां बाहर गए हम उनको वोट डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाके वोट करें, यहाँ ना वोट करें। तो ये इनकी कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच है नहीं खुद की। देन उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आज तक कितनी बार हो चुका है? 13 टाइम्स हो चुकी है ना? कितनी बार हो चुकी है? 13 टाइम्स। यहाँ पर डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देन जुडिशियल स्टैंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल स्टैंड के बारे में बात करते हैं। एक केस आया था लाल बाबू हुसैन केस 1995 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन 1995, इट हेल्ड दैट इंडिविजुअल्स ऑलरेडी लिस्टेड इन द इलेक्टोरल रोल कैनॉट बी आस्क्ड टू रीप्रूव देयर सिटीजनशिप। इसलिए तो इन्होंने बोल दिया कि 2003 के इलेक्टोरल रोल के अंदर जिनका नाम है उनसे हम कुछ नहीं मांग रहे। तो ये वाली जजमेंट अप्लाई हो रही है। फिर एक जजमेंट और मोहिंदर सिंह गिल वाली जजमेंट, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये ना फिरोजपुर पंजाब का 1977 में, जब इंदिरा गांधी ने 1975 के दौरान वो लगाई थी इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो लगाई थी उस टाइम पे। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन थे फिरोजपुर सीट के, उसके ऊपर ये एलिगेशन था कि ये इलेक्शंस रिग्ड हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घपला हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन इलेक्शंस को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, और बोला कि हम दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे। तो मोहिंदर सिंह गिल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। उसने बोला कि सर ये इलेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिए हैं, तो ये इसके अंदर सर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। मेरे से नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टीज को सुनना एंड ऑल दैट। सर इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पावर्स के बारे में जजमेंट दी थी कि पावर्स हैं या नहीं। जो अब पिटीशन फाइल हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के पास तो ये पावर ही नहीं है करवाने की, तो ये वाला केस वहां पर साइट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसाइड किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी पावर्स हैं। पढ़ लीजिए आप। In this case, the Supreme Court upheld the Election Commission of India broad powers under Article 324 to ensure free and fair elections, including ordering repolls if दोबारा से, जैसे फिरोजपुर सीट पे दोबारा क्या करवाई थी, रीपोलिंग करवाई थी। एंड एम्फसाइज दैट जुडिशियल रिव्यू इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग इलेक्शंस एज पर, पता क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला लेती है ना, वैसे तो नॉर्मल हम देते हैं आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर है। कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ, कोई नोटिफिकेशन, कोई पास हुआ, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करती है। बट हमारा आर्टिकल एक 329 बी है, ये कहता है कि जब इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन चलते चलते जो भी फैसला लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा या कुछ, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो जुडिशियल रिव्यू को ये एक्सक्लूड करता है, जबकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आपको पता है। केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973, 24 अप्रैल, 13 जजेस बेंच। तो उसमें ये बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर, जबकि हमारा आर्टिकल 329 बी ये कहता है कि जब इलेक्शन चल रहे हैं तो उन फैसलों का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बट इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है चलो ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं कर सकते, रिजल्ट आने के बाद तो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। चलिए आप देखिए क्या है, वाइल एग्रीइंग टू हियर द प्लीज, तो जो कोर्ट हेयर कर रही है किसको, ये जो पिटीशन फाइलिंग है किसके अगेंस्ट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑन जुलाई 7, रेफरेंस इज मेड टू, कोर्ट ने किसको रेफर किया, 1977 मोहिंदर सिंह गिल की जजमेंट को। एंड कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट पावर ऑफ द ये इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इस केस में पिटिशनर्स ने चैलेंज करा था क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रेजेंट पिटीशन है क्या चैलेंज किया है, दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर टू कंडक्ट द एसआईआर, इसको चैलेंज किया है। और ये जो प्रोसीजर फॉलो किया है इसको भी चैलेंज किया है। एंड एसआईआर ने शिफ्ट कर दिया बर्डन किसके ऊपर, लोगों के ऊपर, कि वो प्रूव करे कि वो सिटीजन है या नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूड न्यू एनिमरेशन फॉर्म, इस बार जो एनिमरेशन फॉर्म उसके अंदर
विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इवन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके अंदर वो बर्थ प्रूफ मांग रहे हैं, ये तो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के अंदर भी नहीं है। तो इसलिए पिटिशनर ने इसको चैलेंज किया कि सर ये इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है। नाउ रीडिंग दिस रूलिंग बाय अ 5 जज बेंच इन मोहिंदर सिंह गिल द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये क्या हुआ था, ये मैंने आपको बताया फिरोजपुर, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर देखो कोर्ट ने इस केस के अंदर 3 क्वेश्चन डिसाइड किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, वेदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर रीपोल ऑफ द फॉर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिरोजपुर सीट की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दोबारा रीपोलिंग ऑर्डर कर दी। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है? पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया। देन क्या इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर वायलेट करता है, वेदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि भाई जो बंदा जीत गया वो तो यही चाहेगा ना कि इलेक्शन कैंसिल ना हो। वो बोलते कि सर अपने आप यूनिलेटरली कैंसिल कर दिए इलेक्शंस, कि ये तो नेचुरल जस्टिस की वायलेशन है सर, सुना ही नहीं हमें। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही तो कोई फैसला लेना है। तो ये भी क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया, क्या ये जो ऑर्डर जिसमें इलेक्शंस को खारिज किया गया था, क्या ये नेचुरल जस्टिस की वायलेशन तो नहीं है? देन तीसरा क्वेश्चन ये था, वेदर द हाई कोर्ट वाज, अब इसमें मोहिंदर सिंह गिल ने ना हाई कोर्ट में डाली थी पिटीशन अंडर आर्टिकल 226। तो ये भी क्वेश्चन कंसीडर किया गया कि हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट है क्यों ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए। तो बोला, उन्होंने बोला क्योंकि सर आर्टिकल 329 बी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोर्ट्स जो हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस जो भी फैसला लिया जाता है उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर। उन्होंने बोला जो ये कैंसिल किया था ये फिरोजपुर के इलेक्शंस, ये ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि ये पिटीशन को डिसमिस कर दिया, महेंद्र सिंह गिल की पिटीशन को। एंड सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्लेनरी पावर। प्लेनरी मतलब क्या होता है? वाइड पावर्स। प्लेनरी पावर्स कौन कौन सी? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड इवन यहाँ पर लिखा है फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आप ये वाले 2 आर्टिकल्स याद करिए। कोर्ट ने ये भी बोला that if the laws enacted by the parliament, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950, एंड द लॉज enacted by the state legislatures, जैसे कि आप 328 के अंदर बात कर लो, अगर ये लॉ साइलेंट भी हैं, जैसे कि अभी इस बार हो रहा है कि सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर तो ये एनुमरेशन फॉर्म दिया ही नहीं गया और बर्थ प्रूफ के बारे में तो मांगा ही नहीं गया। मोहिंदर सिंह गिल की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर लॉ साइलेंट भी है किसी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर लिखा है इलेक्शन कमीशन मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड डिसाइसिवली टू एंश्योर फ्री एंड। तो वो इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहे हैं, चाहे लॉ के अंदर नहीं भी लिखा हुआ। मोहिंदर सिंह गिल की जजमेंट कहती है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। क्या है ये हमारा? ये हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटी लगाई है, क्या करना है हमने? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। तो उसके लिए पहले वोटर लिस्ट के अंदर देखे तो सही कितने जाली बंदे हैं, कितने जेन्युइन बंदे हैं। तो इवन अगर लॉ में नहीं भी लिखा हुआ तो ये आर्टिकल्स पावर देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 327 किसे डील करता है, तो ये डील करता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। एंड 328 पावर देती है स्टेट लेजिस्लेचर्स को ही, विधानसभा को ही पावर देती है कि वो चाहे तो वो प्रोविजंस बना सकते हैं विद रिगार्ड टू द इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर्स। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। और जुडिशियल रिव्यू के ऊपर जो बात आई थी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है 329 वाला भाग, तो यहाँ कोर्ट ने बोला दैट powers of the election commission are subject to judicial review, but judicial review came into play only after the election was, मैंने आपको पहले बताया था। सो दिस इज ऑल अबाउट। देन आगे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्टिव्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बोला है, उन्होंने बोला कि ये 11 जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो इसके अलावा आप इनको भी एक्सेप्ट करो। किनको? अभी आपने देखा ना न्यूज के अंदर, ये भी बोला है। देन लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो आप मेरे से पूछ रहे थे सर 11 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, तो आप देख लो। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये जो है आपके एन आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड बाय इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये वाले। आधार कार्ड नहीं मांग रहे क्योंकि वो तो कौन इशू करता है आधार कार्ड? कौन सी नोडल एजेंसी है आधार कार्ड इशू करने के लिए? विच इज द नोडल एजेंसी जो आधार कार्ड? नहीं, आधार कार्ड इलेक्शन कमीशन नहीं करती। यूडीएआई है, यूनिक यूडीएआई कुछ ऐसे ही है, यूआईडीएआई, यूआईडीएआई। ठीक है। देन बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, तो जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बर्थ सर्टिफिकेट इशू करके देती है। देन पासपोर्ट लेके आइए, मेट्रिकुलेशन 10वीं का सर्टिफिकेट ले आइए आप, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेके आइए आप, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट लेके आइए, ओबीसी एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट लेके आइए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लेके आइए, फैमिली रजिस्टर लेके आइए, ये लेके आइए। हमें नहीं चाहिए। हाँ, इनमें से कोई भी ले आओ, ले आओ इनमें से कोई भी, चल जाएगा काम। देन क्रिटिसिज्म वही तो कोर्ट ने बोला कि एनी डॉक्यूमेंट कैन बी फॉल्सिफाइड। तो यहाँ पर
ये काउंटर एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने क्या फाइल किया, इन्होंने बोला कि सर ये जो रिट पिटीशन चैलेंज की है हमारी पावर को, सर ये हमारे पास पावर है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसके की इश्यूज क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है कि ये बर्डन किसके ऊपर डाल देता है, सारा इलेक्टर्स के ऊपर। इसका वीक स्टैट्यूटरी बेसिस है क्योंकि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहीं भी मेंशन्ड है ही नहीं, जबकि पर मोहिंदर सिंह की जजमेंट तो कुछ और कहती है, वो तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया ही है। देन आर्बिट्रेरी प्रिविलेजिंग ऑफ, ये देखो ये भी मैंने आपको बताया था कि 2003 के इलेक्टोरल रोल्स के अंदर जो लोग आ गए उनको तो प्रिविलेज मिल गई, क्यों, क्योंकि उनका तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं, तो आप किसको प्रिविलेज दे रहे हो, 2003 के अंदर जो इलेक्टोरल रोल्स के अंदर जो लोग इंक्लूडेड हैं उनसे तो आप कुछ नहीं मांग रहे, और 2003 वालों के बाद जितने भी हैं उनसे आप सब कुछ मांग रहे हो, तो यही चीज है। देन आगे देख लीजिए आप, देन बस यही है, आर्बिट्ररी एक्सक्लूजन ऑफ आधार कार्ड, राशन कार्ड, देन अनवेरिफाइड मास एक्सक्लूजन, बहुत सारी मास एक्सक्लूजन हो जाएंगी। सो दैट्स इट, ये टॉपिक अब आपको क्लियर कट हर एक एंगल से समझ में आ गया कि ये चल क्या रहा है। नाउ मूविंग अहेड, अब आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया whether it is a statutory body, whether it is a constitutional body, whether it is a private body। प्राइवेट तो कोई भी आंसर नहीं देगा, मुझे ये तो पता ही है, क्योंकि इसका नाम क्या है, नहीं, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी होता है जिसका ओरिजिन किसी लॉ से आया हो, इसका मतलब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, लॉ बना के उसके अंदर लिखा कि ये बॉडी बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे सीबीआई, सीबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सिमिलरली ये जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिन है, इसका इसका ओरिजिन कहाँ से है, आर्टिकल 324, 326 तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इसका मेन काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। आर्टिकल 324 पावर कौन सा देता है बताइए, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, कौन से इलेक्शन के लिए बताइए, पार्लियामेंट, वेरी गुड, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाले हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड इट शैल बी, ये पावर है। दस द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी इन द सेंस दैट, ऑल इंडिया क्यों है बताओ, क्योंकि तो पार्लियामेंट के तो कराती है, सारी स्टेट लेजिस्लेचर के भी तो करवाती है, एंड इट इज कॉमन टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। बट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज नॉट, हाँ ये इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये पेपर में क्वेश्चन आया था जी, मैं आपको बता दूं कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के कौन करवाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देन कॉम्पोजिशन की बात कर ले हम, तो 324 की ये कहता है it shall consist of chief election commissioner and such other election commissioners as the president may from time to time fix। तो आज के डेट पे प्रेसिडेंट ने टोटल 2 इलेक्शन कमिश्नर फिक्स किया है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि 3 मेंबर बॉडी होगी ये, मैं आपको बताऊं पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब 61st अमेंडमेंट आई ना, जब 21 से 18 साल कर दी, हाँ मुझे बताओ 21 से जब 18 किया होगा तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा लोग अब आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, जो पहले एलिजिबल नहीं थे वो अब, तो काम ज्यादा है, इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं, सब कुछ इलेक्शन वोटर कार्ड बनाना है, तो काम बढ़ गया, काम बढ़ गया तो बंदे भी ज्यादा चाहिए, तो फिर उन्होंने सिंगल मेंबर बॉडी से इसको क्या बना दिया, मल्टी मेंबर बॉडी। उसके बाद फिर उसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया 1990s में, उसके बाद फिर उसको मल्टी मेंबर बना दिया, आज प्रेजेंटली वो मल्टी मेंबर बॉडी है। हाँ हाँ बिल्कुल। देन अपॉइंटमेंट, ये भी आप नोट डाउन करिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, आपका आंसर होना, आपने आंसर टिक करके आना है प्रेसिडेंट, ठीक है। और जब अगर ये मल्टी मेंबर बॉडी होगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस कमीशन का क्या एक्ट करेगा, एज अ चेयरमैन, चेयरमैन एक्ट करेगा, गणेश कुमार जो प्रेजेंट है। देन आगे देखिए आप, सिंस इट इंसेप्शन 1950 से लेके 1989 देख लो, 1988 को ही हुई थी ना अमेंडमेंट 61st, बताओ कब हुई थी, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला यहाँ तक तो ये सिंगल मेंबर बॉडी रही है, उसके बाद देखो लिखा सिंगल मेंबर बॉडी, बट ये 1989 के अंदर इसको क्या बना दिया, प्रेसिडेंट ने 2 और मेंबर अपॉइंट कर दिए, फिर उसके बाद फिर ये आपका देखो रिवर्टेड बैक टू द सिंगल मेंबर बॉडी, दोबारा रिवर्ट कर दी, फिर अगेन इन अक्टूबर 1993 दोबारा फिर मल्टी मेंबर बना दी, आज प्रेजेंट ये मल्टी मेंबर है। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या इनकी पावर सेम है या पावर में फर्क होता है, नहीं पावर्स क्या है इनकी सेम है, और सैलरी भी क्या होती है इनकी सेम होती है, ठीक है। एंड जितनी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है ना उतनी होती है, और अगर इसको हटाना भी है, ठीक है, तो ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो एक सुप्रीम कोर्ट को इम्पीच करने का प्रोसेस होता है, तो इनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए
इनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, अगर मान लो कि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ने मान लो कि वो लग गया आपका इलेक्शन से पहले, वो क्या लगता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सच आचार संहिता बोलते हैं उसे, है ना, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ नया आप कोई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर सकते, किसी के रिलीजन के ऊपर आप टिप्पणी या रिलीजन बेस्ड आप ऐसे वोट नहीं मांग सकते, रिलीजन बेस्ड वोट ऐसे नहीं कर सकते आप। तो उसमें क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, अगर वो कुछ भी वायलेशन करे तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो ऑपोजिशन वाले कुछ ऐसा करते तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन ले लेती है। बट इनकी इंडिपेंडेंस बनाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई इनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने वाला है। अच्छा, अगर इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो फिर कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मानी जाएगी? मेजोरिटी, मेजोरिटी से, ठीक है, मेजोरिटी, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कुछ और ओपिनियन है, दो का कुछ और है, तो दो उनकी बात मानी जाएगी, मेजोरिटी से फैसला लिया जाता है, ठीक है देन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी टेन्योर कितनी ईयर्स की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ कितनी टेन्योर है? दे हैव अ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 6 years, या फिर until they is the age of 65 years। तो अगर मान लो कि एक पर्सन को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, अगर उसकी एज मान लो 52 है, 52 है, तो वो कितनी देर तक रहेगा इलेक्शन कमिश्नर? 58 तक, 6 साल। पर मान लो एक बंदा उसकी एज थी 62 years, अब उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया, कितनी देर रहेगा वो? 3 years, क्योंकि लिखा है 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। देन अच्छा, दे कैन रिजाइन आल्सो एनी टाइम एंड दे कैन बी रिमूव्ड बिफोर द, रिमूव भी कर सकते हैं इनको। एंड देखो लिखा है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर द सेफगार्ड एंड इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये तो हमने देख ही लिया। ही कैनॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन अदर वर्ड्स, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय, देखो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना होता है ना, तो दोनों हाउसेज में से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए रिमूवल का, और मेजोरिटी कौन सी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? जैसे दोनों हाउसेज से पास करवाना है तो 550 मेंबर्स होते हैं, जैसे लोकसभा में सपोज करो, तो इसका क्या करना है, इसका करना है 50%, ठीक है, इसका 50% हो गया आपका 276, 275 हो गया ना, +1, तभी तो मेजोरिटी होगा। 275 तो आधा ही हो गया बिल्कुल, तो +1 करना पड़ेगा, 50% +1, और 550 का नहीं, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मान लो उस दिन लोकसभा के अंदर 10 लोग एब्सेंट थे, प्रेजेंट नहीं थे, कितने थे प्रेजेंट? 540, और उसमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग, और 10 लोग कह रहे हैं हम नहीं वोट कर रहे, 530 हो गए, 530 का 2/3 कर लो आप, तो ये 300 कुछ बनेगा आपका। तो इसका मतलब ऑपोजिशन पार्टीज की भी सपोर्ट लेनी पड़ेगी, रूलिंग पार्टी के पास इतनी सीट्स नहीं होती हैं, इसलिए इनको इजीली रिमूव नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव इजीली नहीं कर सकते। अभी मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के साथ, मैंने उस दिन आपको बोले थे, मैंने आपको बोला था उस दिन मैं आपको 3-4 टॉपिक समझाऊंगा, एक तो वाइस प्रेसिडेंट वाला, मैंने एक बोला था, एक बिहार वाला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और एक जो यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, उनका इम्पीचमेंट प्रपोजल चल रहा है ना, इम्पीचमेंट प्रपोजल चल रहा है ना, तो वो इम्पीचमेंट प्रपोजल के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। और जो यशवंत वर्मा जी हैं, उन्होंने क्या करा है, जो जुडिशियल इन हाउस इंक्वायरी जो होती है, कौन सी होती है? इन हाउस इंक्वायरी, उसको चैलेंज किया है। बताइए क्या इशू फिर, अगर आपने पढ़ाई है। आज हम उसको बहुत डिटेल में कंसिडर करने वाले हैं, वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं सारे मैंने पिक करे जो आपकी न्यूज़ के अंदर चल रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया जी, हमारा कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ तक। मैं एक मजे की बात बताऊं, इंडिपेंडेंस तो ये समझ में आ गया, पता है जब ये इलेक्शन कमिश्नर अपनी टेन्योर कंप्लीट कर लेता ना, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो मतलब जब ये रिटायर भी हो गए या इनकी टेन्योर खत्म होगी, तो गवर्नमेंट कैन गिव देम रिवॉर्ड कि बहुत अच्छा काम किया, चलो तुम्हें अब ये पोस्ट दे देते हैं। जबकि जुडिशरी के अंदर आप देखेंगे, जजेस जो है प्रैक्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज तो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, बट उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं जजेस। आपने देखा ही है, अभी पीछे एक जो जज थे, ये कलकत्ता हाई कोर्ट वाले जज थे, कौन से थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया,
उसके ऊपर भी बहुत इशू आया कि सर एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, कि जज जब रिजाइन कर दे या रिटायर हो जाए एक पर्टिकुलर पीरियड तक वो, क्योंकि ऐसे तो फिर उन्होंने जितनी जजमेंट दी उन सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हो सकता है कि इन्होंने तो फिर फेवर में बायस्ड रहे होंगे ये। ठीक है, चल आगे देखें फिर, बताइए। तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करते हैं वैसे कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव करने के लिए 2 ग्राउंड्स हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। 2 ग्राउंड्स कौन से हैं? एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड अदर इज द इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या है कि अगर जज साहब ने कोई अनएथिकल काम कर दिया, करप्शन करी है या कुछ करा है, तो वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर में आएगा। कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट या कुछ ऐसा है, वो क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। उस बेसिस पे उनको क्या कर सकते हैं? इम्पीच। दूसरा इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब कि वो मेंटली अनसाउंड हो गए या फिर अपना फिजिकली ऐसा है कि वो काम नहीं कर सकते, इनकैपेसिटेट हो गए, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, तो फिर उनको वो क्या कर सकते हैं? रिमूव, इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनके लिए भी यही 2 ग्राउंड है। समझ में आई बात या नहीं? इनके लिए भी देखो यहाँ लिखा है द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। आगे लिखा है देन। अच्छा ये बताइए कि नेशनल वोटर डे कब होता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब बनाई गई थी, इलेक्शन कमीशन का जो फाउंडिंग डे है ना, उसको आज हम वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। 1950s में तो होगा क्योंकि पहले इलेक्शन 1950s में हुए थे, बट वोटर डे कौन सा है ये तो बताओ, मैंने ईयर थोड़ी पूछा है। ये 25 जनवरी, रिपब्लिक डे, जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया था ना, 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया था। अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। 2 महीने हमने वेट किया था, क्योंकि हमने 26 जनवरी को क्यों वेट किया था? 26 नवंबर को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर ही लिया, अडॉप्ट कर लिया, एनएक्ट कर लिया, बट एनफोर्स क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज डे, लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि हमने अपना लॉ, अपना संविधान अपने ऊपर लागू करना है। तो 26 नवंबर को आ तो गया था, उन्होंने बोला 2 महीने वेट करो अभी, क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और अब जाके हमें क्या मिला है? पूर्ण स्वराज मिला है। तो इसलिए उन्होंने 26 जनवरी, 26 जनवरी की वेट करी। उस दिन 1950 का ईयर था। चलो, तो इलेक्शन कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुई है? एक दिन पहले, एक दिन पहले, 25 जनवरी 1950। तो अगर आपसे मैं पूछूं वोटर्स डे कब ऑब्जर्व होता है? 25 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। तो हाँ जी, तो आप देखिए ये जो इस बार हुआ है ये कौन सा है? 15th वोटर्स, नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी 2025। और इस बार इलेक्शन कमीशन के कितने ईयर्स पूरे हो गए हैं? 75 ईयर्स ऑफ इंडिया एंड फॉलो द सक्सेसफुल 2024 इलेक्शन करवाए, लोकसभा इलेक्शंस। तो ये 2025 के अंदर ये वोटर्स डे हम इसको देखते हैं। अब ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 जनवरी को, सिंस 2011 से ऑब्जर्व करते हैं हम। तो ये मत बोलना कि 1950 से ऑब्जर्व करते हैं, 2011 से। ठीक है, टू कोमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अ डे बिफोर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इट्स मेन पर्पस इस दिन क्या अवेयरनेस करते हैं ये? वोटर्स को। ठीक है, थीम क्या है 2025 की? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं पक्का वोट करूंगा। किन के लिए? किन के लिए वोट करोगे? ठीक है, और इस बार इलेक्टोरल माइलस्टोन क्या अचीव हुआ इंडिया ने? इंडिया वोटर बेस कितना पहुंच गया है? 100 करोड़ लोग वोटर हैं इंडिया में। तो वो कुछ माइनस भी तो हैं, 140 करोड़ में सारे थोड़ी एलिजिबल हैं। माइलस्टोन है ना, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और यंग वोटर बेस देखो कितना है, यंग वोटर बेस भी बहुत है। तो 21 करोड़ लोग 18 से 29 साल की एज में हैं, आप जैसे यंग पीपल विच कैन मेक नोटेबल चेंज इन द सोसाइटी। देन हाईलाइटिंग, हाईलाइट्स क्या है? प्रेजेंट जो है इस बार अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे, वो तो ठीक है। एक बुक रिलीज करी है, बुक का क्या नाम है? इंडिया वोट्स 2024 और सागा ऑफ डेमोक्रेसी, बिलीफ इन द बैलेट। ये जो है इट विल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेजेंट, ये बुक प्रेजेंट की जाएगी। विद दिस ये टॉपिक ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं हम।